हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखिए, हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। इससे जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे एमसीक्यूज टाइप के, वो सारे मैं इस पीडीएफ में लिया हूँ और वो हम लोग आज करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो हमारे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से बन सकते हैं। राइट, मेटल एंड नॉन मेटल हमारा चैप्टर है, क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो हियर इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की इसमें से कौन एक है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन है ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, डक्टाइल या फिर नॉन लस्ट्रियस। इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। राइट, तो इसमें आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डक्टाइल एक ऐसा नेचर है जो कि फिजिकल नेचर है। बाकी ब्रिटल फिजिकल नेचर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ये भी एक आपका फिजिकल नेचर नहीं है, नॉन लस्ट्रियस ये भी फिजिकल नेचर नहीं है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है उसकी डक्टिलिटी। राइट, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, मेटल्स आर डक्टाइल मीनिंग दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, कि जो मेटल होते हैं वो इतने डक्टाइल होते हैं कि उनको हम वायर्स में, मतलब कि उनको अगर इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा है तो इसको हम पिघला करके इसका वायर बना सकते हैं। मोस्ट मेटल आर आल्सो मेलेबल, लस्ट्रियस, राइट, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें ये भी क्वालिटीज होती है, लेकिन उनकी जो फिजिकल क्वालिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो होगी उनकी डक्टाइल की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। राइट, हमारे पास ऑप्शन है आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर जिंक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। इसका एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं। देखो, सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ एयर एंड मॉइस्चर। राइट, जो सोडियम होता है ये एयर और मॉइस्चर के साथ, मतलब हवा के साथ भी बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्ट कर सकता है, फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। राइट, हेंस इट इज केप्ट अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग इसको किस में रखते हैं सर, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। इसमें से कौन है जो मेटल है ही नहीं, यानी कि वो नॉन मेटल होगा। राइट, सल्फर, कॉपर, आयरन या फिर एल्युमिनियम। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ये तो मेटल होते हैं, बट सल्फर मेटल नहीं होता। राइट, इसका एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। देखो, सल्फर इज अ नॉन मेटल वाइल कॉपर, आयरन एंड एल्युमिनियम आर मेटल्स। तो सिंपल सी बात है कि सल्फर जो होता है वो क्या होता है सर, नॉन मेटल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ नाइफ। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नाइफ से, मतलब उसको चाकू से कट किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। राइट, तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं, तो यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी कट इजिली विथ नाइफ। तो 2 ऐसे मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम लोग नाइफ से यानी कि चाकू से कट कर सकते हैं। राइट, तो अगर देखो अब यहाँ पर तो ऑप्शन में केवल सोडियम ही है, बट अगर पोटेशियम भी होता ऑप्शन में तो हम लोग उसको भी मार्क कर सकते थे। राइट, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा लेड, यानी कि सीसा। लेड जो होता है ये क्या होता है सर, सीसा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिख रहा है कि लेड जो होता है पीबी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पुअरली कंपेयर टू अदर मेटल्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बाकी सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। वो मेटल की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसको हम लोग पीट पीट के बहुत ही पतले पतले सीड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाता है। राइट, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनरिटी या फिर कंडक्टिविटी। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी मेलेबिलिटी होती है ये। राइट, किसी भी जो है कि क्या कहते हैं मेटल को पीट पीट करके उसको खूब बढ़िया जो है कि सीड्स में जो है कि कन्वर्ट कर देना। ठीक है, पतले पतले सीड्स में कन्वर्ट कर देना, वो कहलाती है उसकी मेलेबिलिटी।
राइट। तो यहाँ पर देखो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मेटल टू बी हैमर्ड। हैमर्ड मतलब कि उसको हथौड़े से मार सकते हो और उसको पीट सकते हो। आर रोल्ड इनटू थिन शीट्स, या फिर आप पतले पतले उसको शीट्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्युमिनियम फॉइल का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप लोग देखे भी होंगे कि मार्केट में या फिर घरों पे भी एल्युमिनियम फॉइल आता है, वो एक्चुअली में तो एल्युमिनियम का है। अब एल्युमिनियम जो मेटल है वो काफ़ी बड़ा मेटल होगा, राइट, लाइक वो हैवी मेटल होगा, लेकिन उसको पीट पीट के हम लोगों ने इतने उसके फॉइल बना दिए हैं, राइट, और उसमें हम लोग चीज़ों को रखते हैं ताकि जो है कि क्या हो, वहाँ पर वो चीज़ें खराब ना हो, ज़्यादा देर तक गर्म रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बना के रखता है ताकि उसको जो है कि खराब वो ना हो, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसा होता है जो अपने ऊपर क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बना के रखता है जिससे कि वो खराब होने से बच सके। देखो एल्युमिनियम फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 दैट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। एल्युमिनियम खुद ही अपने आप को जंग लगने से बचाता है, कोरोजन से बचाता है। वो क्या करता है एल्युमिनियम की अपना खुद का एक ऑक्साइड बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और उससे उसका क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल इज लस्ट्रियस। इसमें से कौन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रियस होता है। लस्ट्रियस का मतलब कि बहुत ज्यादा चमकीला। अब देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है चमकीले होने की, राइट, मेटल की प्रॉपर्टी है लस्ट्रियस, लेकिन कौन ऐसा नॉन मेटल है, मतलब ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन होगा। 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है। एक्चुअली आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, और लेकिन ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, लस्ट्रियस होता है, राइट। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट हैज़ अ साइनी लस्ट्रियस अपीयरेंस, मतलब इसका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल साइनी होता है, बहुत चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज्ड when a metal react with acid। कौन सी गैस रिलीज होती है जब मेटल एक एसिड से रिएक्ट करता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो ये आप याद रख लो कि जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा किसी मेटल से तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। 9 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ पर दिया हुआ कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। ये याद रख लेना आप लोग, वीडियो पॉज करो इसको याद कर लो कि मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और प्लस वहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो जिंक एक क्या है हमारा मेटल, राइट, ये एक मेटल है, और H2SO4 क्या हो गया हमारा, एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे रिएक्ट करके क्या बना लिया, ZnSO4, जो कि एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल गई, H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। कौन ऐसा मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है रूम टेम्परेचर पे, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम या फिर कॉपर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि एयर के कॉन्टेक्ट में भी आते ही रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो यानी कि रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आप उसको रखोगे, मतलब खुली हवा में अगर आप रख देते हो सोडियम को, राइट, खुली हवा में रख देते हो, वो रिएक्शन कर लेगा वहां पे, राइट। तो देखो लिखा हुआ है कि सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, सोडियम, कैल्शियम, जिंक या फिर लेड। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, लेड जो होता है Pb, ये वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। सीसा है ये, एक्चुअली लेड का मतलब क्या हो गया, हिंदी में हो गया ये सीसा। तो सीसा क्या पानी से कोई रिएक्शन करता है, नहीं, कभी नहीं। बाकी आप देखोगे सोडियम करेगा, कैल्शियम करेगा और जिंक भी करेगा, बट लेड कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, एक्सप्लेनेशन में लिख रहा है कि लेड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस। क्यों लेड रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर जो है कि बना करके रखता है। मतलब इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेड से ये लेड है, तो इसके ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखेगा जो कि कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो वो घुलेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल हम लोग गैल्वेनाइजेशन के लिए करते हैं, राइट। अब गैल्वेनाइजेशन है क्या सर, तो जिंक इज यूज्ड टू कोट आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, जिंक इज यूज्ड टू कोट आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन
टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए ही गैल्वेनाइजेशन होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक लगा देते हैं। लाइक जैसे कि मान लो यहाँ पर लोहा है, लोहे के ऊपर हम जिंक की क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए, और इससे वो क्या हो जाएगा, रस्टिंग उसके ऊपर नहीं लगेगी, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या सर, गैल्वेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारे रेस्पायरेशन मतलब सांस लेने में हमारी मदद करता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के बिना हम रेस्पायरेशन नहीं कर सकते हैं, और ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन में देखो लिख रहा है कि ऑक्सीजन O2 इज विटल फॉर रेस्पायरेशन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, राइट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड, इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हर जगह पूछा गया होगा। सोडियम, आयरन, मरकरी, एल्युमिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब देखो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिख रहा है, मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg इज द ओनली मेटल, सिर्फ इकलौता एक ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब उसको अगर नॉर्मली आप रूम में रखोगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन है कैसा वो सर, वो है क्या, मेटल है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कह रहा है कि विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो अभी हम लोग ने देख लिया इसके पहले कि जो सोडियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये हवा से भी रिएक्शन कर लेता है। अगर आप इसको खुले हवा में रख दो तो ये उससे भी रिएक्शन कर ले। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन हो गया सर? सोडियम। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज अमंग द गिवन ऑप्शन। ये जितने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इन सब में अगर सबसे ज़्यादा कोई रिएक्टिव है तो वही है। आप ऐसे समझ लो कि पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब तक जितने भी 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्टिव है तो पोटेशियम है, और दूसरे ही नंबर पे आ जाता है ये सोडियम, राइट। तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम आयरन नेल को डिप करते हैं, मतलब कि लोहे की एक कील को अगर डिप कर दें तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर फेड होगा, द ब्लू कलर डिपेंस होगा, या फिर नो रिएक्शन, या आयरन डिसॉल्व कंप्लीटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ब्लू कलर फेड्स। मतलब कि जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा। फेड का मतलब थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन देखो एक्सप्लेनेशन में। कह रहे हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक्चुअली में जो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट डिस्प्लेसेस कॉपर, और ये कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। अब देखो यही रिएक्शन हो रहा है जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जैसे देखो ये कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, कॉपर सल्फेट का मान लो ये सोल्यूशन है, इसमें हम लोग Fe का मतलब हो गया आयरन, आयरन का मतलब हो गया लोहे की एक कील, लोहे की एक कील का रिएक्शन करवा देते हैं। अब ये हमारे पास है CuSO4। अब क्या होता है कि Fe जो है वो Cu से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो Fe क्या करेगा, इस Cu को उसकी जगह से हटा करके और उसकी जगह ले लेगा, राइट। तो अभी CuSO4 था और अब हो जाएगा FeSO4, और Cu को ये कर देगा वहां से बाहर डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो Fe है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ऐसा जब होता है तो ये पहले था कॉपर सल्फेट तो इसका कलर ब्लू कलर का था, लेकिन अभी जैसे ही आयरन नेल डिप हुआ ये बन गया FeSO4, यानी कि ये बन गया कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट बन गया। और फेरस सल्फेट जब बन गया तो इसका जो ब्लू कलर होगा पहले वो थोड़ा सा तो अब फेड हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज कॉल्ड। प्योर मेटल किसी के भी ऑक्साइड से निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिडक्शन, राइट। देखो जब कोई भी मेटल होता है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि आप मेटल वगैरह खरीदने जाते हो, ऑर्नामेंट्स खरीदते हो सोने का, चांदी का, एक्चुअली में वो वैसा नहीं होता है। पहले वो मेटल अपने ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, राइट। और फिर बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन होता है और उसमें से ऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और तब जाके मेटल हमको प्योर स्टेट में मिलता है। अब ये बताओ किसी के भी ऑक्साइड को, वहां से ऑक्सीजन को बाहर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसका एक ही प्रोसेस है, वो है रिडक्शन। रिडक्शन से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि रिडक्शन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड इजीली।
इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि इजीली कोरोड नहीं होता? कोरोड का मतलब जिस पे जंग नहीं लगता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड, ये ज़्यादा किसी से रिएक्शन, ज़्यादा क्या रिएक्शन करता ही नहीं है। गोल्ड किसी से भी रिएक्शन ही नहीं करता है, तो जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो उसके ऊपर जंग लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो गोल्ड है वो, राइट। क्यों भाई? देखो, गोल्ड इज अ नोबल मेटल, गोल्ड एक नोबल मेटल होता है। नोबल मेटल उसको कहते हैं जो किसी से रिएक्शन ही ना करे, तो इसीलिए वो रेजिस्टेंस करता है कोरोजन को और ऑक्सीडेशन को। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब कि होने ही नहीं देता है, कोरोजन का मतलब क्या, मतलब कि जंग वगैरह लगने नहीं देता, और ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग नॉन मेटल्स फॉर्म्स अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कौन ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सल्फर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सल्फर जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है। बाकी के जितने भी नॉन मेटल्स ये हैं जो है कि रूम टेम्परेचर पे ये गैस स्टेट में होते हैं, ये सब गैस स्टेट में होते हैं, लेकिन ये जो होता है सल्फर, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, राइट। देखो, सल्फर इज अ येलो सॉलिड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, ओके। और इससे आपको ये भी पता चल गया कि सल्फर किस कलर का होता है सर? येलो कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए हम लोग उसी मेटल का इस्तेमाल करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमेशा आप लोग देखते होंगे जब इलेक्ट्रिक दुकान पे आप जाते हैं तो आप वायर जब मांगते हैं तो आप कहते हैं कि कॉपर वायर चाहिए, राइट। कॉपर वायर क्यों मांगते हैं? क्योंकि कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम लोग कॉपर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो कॉपर वायर बनता है वो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनता है उसमें सबसे ज्यादा किस मेटल का इस्तेमाल होता है? तो कॉपर, ओके। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपर इज हाईली डक्टाइल एंड एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच मेटल रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। कौन सा मेटल है जो कि दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों से। देखो, जिंक इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो दोनों से रिएक्ट करे, एसिड से भी और क्या, बेस से भी। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये भी पूछ दे कि एम्फोटेरिक नेचर का कौन सा मेटल होता है, तो वो होता है सर जिंक। क्यों भाई? क्योंकि रिएक्टिंग विद बोथ एसिड्स एंड बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये दोनों से रिएक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्या बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरस एसिड। इसका रिएक्शन कैसे होता है वो यहाँ ज़्यादा देख लो। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर बनता है H2SO3, और ये H2SO3 है क्या? तो यही है सल्फ्यूरस एसिड। तो इट फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड शोइंग एसिडिक बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसमें से हमें ये बताना है। देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो नॉन मेटल की एक क्वालिटी है, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट नहीं करवा पाते। ब्रीटल, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी क्वालिटी है नॉन मेटल की। नॉन मेटल ब्रीटल होते हैं, मतलब अगर आप उनको हथौड़े से मारोगे तो टूट जाएंगे। नॉन लस्ट्रियस, बिल्कुल ये भी एक क्वालिटी है आपके नॉन मेटल की, ये नॉन लस्ट्रियस होते हैं, मतलब बिल्कुल चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन डक्टाइल, ये जो क्वालिटी होती है ये नॉन मेटल की नहीं होती है, ये एक्चुअली में किसकी होती है? मेटल की होती है। और यही हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डक्टाइल। डक्टाइल जो नेचर होता है वो असल में मेटल का होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे आर ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन नेटिव फ्री स्टेट इन नेचर। ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, राइट, नेचर के अंदर। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड। क्यों भाई? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, तो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है, कभी इसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाता, ना तो ये अपना ऑक्साइड ही बनाया रहता है, ना कभी किसी से रिएक्शन किया होता है। तो इसीलिए जो गोल्ड होता है ये बिल्कुल प्योर स्टेट में जो है कि नेचर में पाया जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे गोल्ड माइनिंग जहाँ होती है वहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। क्यों भाई? क्योंकि जहाँ पर गोल्ड माइनिंग होती है वहाँ से प्योर गोल्ड बाहर निकल रहा होगा, तो अगर कोई थोड़ा भी चुरा लेगा तो वो तो फिर ज़्यादा चुरा रहा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि गोल्ड आर एंड प्लेटिनम ऑकर्स नेचुरली इन प्योर
फॉर्म बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ना पानी, ना धूल, ना हवा, ना किसी और मेटल, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। ओके, सो 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फाउंड बाय नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से किस टाइप के ऑक्साइड जो है कि फॉर्म होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिडिक ऑक्साइड। देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब ये क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था और इसको मैंने ठीक बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप वो लेक्चर देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ये याद भी कर लो, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो CO2 हो गया और ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये H2CO3 एक कार्बोनिक एसिड बना रहा है, जो कि ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। H2CO3 क्या है सर, एसिडिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में कौन सा मेटल यूज करते हैं, ये तो बहुत अच्छे से सबको पता होगा, क्लास 8 से याद करते आ रहे हो, मरकरी, मरकरी ही इस्तेमाल होता है थर्मामीटर में। क्यों भाई, क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि मरकरी एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली विथ टेम्परेचर एंड रिमेन्स लिक्विड ओवर अ वाइड रेंज, सो इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी ही क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक्सपेंड हो जाता है यूनिफॉर्मली, मतलब चारों ओर बहुत ही एक समान तरीके से ये जो है कि एक्सपेंड होता है, फैल जाता है, किसके साथ, विथ टेम्परेचर एंड रिमेन्स लिक्विड ओवर अ वाइड रेंज, और ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये चारों तरफ बिल्कुल वैसे ही फैलता भी जाएगा। तो इसकी इस खास क्वालिटी की वजह से इसको हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में कौन सा नॉन मेटल इस्तेमाल होता है, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन या फिर नाइट्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो होता है वही इस्तेमाल होता है किसमें, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के वल्केनाइजेशन में। अब ये क्या होता है रबर का वल्केनाइजेशन, समझो इसको। सल्फर इज यूज टू स्ट्रेंथन रबर बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंक बिटवीन रबर मॉलिक्यूल्स, राइट। देखो रबर के बीच, मतलब रबर को मजबूत करने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो टायर वगैरह बनते हैं, ठीक है, गाड़ियों के जो टायर वगैरह बनते हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उसमें इस सल्फर का इस्तेमाल होता है। वो भी तो एक प्रकार का रबर है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर सल्फर का रिएक्शन करा करके और क्रॉस लिंक कर दिया जाता है, जिससे कि वो इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को, रबर को स्ट्रेन करने के लिए, मतलब कि मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए जो सल्फर का इस्तेमाल होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग वल्केनाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विच मेटल इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, मतलब कि गहने वगैरह बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम लोग कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम, आयरन, गोल्ड या जिंक। तो देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड ही है जिसका इस्तेमाल हम लोग गहना बनाने के लिए करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गोल्ड इज शाइनी, गोल्ड थोड़ा शाइनी होता है, चमकीला होता है, डक्टाइल होता है एंड नॉन कोरोसिव। सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है कि इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा कभी भी, राइट, नॉन कोरोसिव है, हेंस वाइडली यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग, इसीलिए इसको हम लोग ज्वेलरी मेकिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से कौन है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि एम्फोटेरिक नेचर का कौन होता है, वो होता है जिंक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंक का ही ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO ही क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। अब इसे याद रख लो आप लोग कि जिंक जो होता है वो कैसा होता है सर, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये दोनों से रिएक्शन करेगा, एसिड से भी और बेस से भी, राइट। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, हेंस एम्फोटेरिक, इसीलिए एम्फोटेरिक है। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड जो है HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लिया, ZnCl2 और H2O बना दिया। और जिंक ऑक्साइड जो है NaOH क्या है सर, बेस, ठीक है, इससे भी रिएक्शन कर लिया, Na2ZnO2 और यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया, तो ये दोनों से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक नेचर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब कि वाटर को ट्रीट करने के लिए, यूं कह लो कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को बैक्टीरिया से जो है कि फ्री करने के लिए किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। तो इसका जो बहुत ही फेमस आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन।
ठीक है। क्लोरीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। देखो क्लोरीन गैस इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन बिकॉज इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स। आप जितना भी आरओ वगैरह घर में देखते हो लगा होता है, वो इसी मेथड पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, क्लोरीन से ही वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर चारों गैस लिखा हुआ है, आप खुद भी देख के आंसर मार्क करो। 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। जब कभी भी जिंक डाइल्यूट HCl से, अब देखो जिंक हो गया मेटल, अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अभी इसके पहले हम लोगों ने किया है क्वेश्चन। जिंक हो गया मेटल और HCl हो गया हमारा क्या, एसिड। और जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से एक ही गैस बाहर निकलती है, वो है हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जिंक रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो जिंक जो है जब HCl के साथ रिएक्शन किया तो वहां से क्या बना लिया, ZnCl2, और वहां से क्या बाहर निकल गया, H2 गैस बाहर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि डाइल्यूट HCl से रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा होगा। देखो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, राइट। जिंक करेगा, एल्युमिनियम करेगा, मैग्नीशियम करेगा, बट कॉपर रिएक्शन नहीं करता है। देखो क्यों नहीं करता है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड लाइज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। देखो एक तो आपको स्कूल वगैरह में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया गया जिसमें सबसे बीच में हाइड्रोजन होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है पोटेशियम, उसके नीचे होता है सोडियम, ऐसे करके बहुत ढेर सारे एलिमेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, पोटेशियम। ऐसे धीरे धीरे नीचे आप आओगे तो यहाँ पर जो है कि सबसे लीस्ट जो होता है वो आपका गोल्ड होता है, राइट। ठीक है, ये गोल्ड होता है। तो अब यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आते हो इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी ये एलिमेंट होते हैं वो रिएक्शन कर, मतलब ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये तीनों हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, लेकिन जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ये HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। अब इसको आप बुक जरा एक बार ओपन करना और उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है कोरोजन का, ठीक है। अब कोरोजन का एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, हैमरिंग ऑफ कॉपर या फिर कटिंग ऑफ क्या, एल्युमिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्टिंग ऑफ आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर रस्ट हो रहा होगा, जहां जंग लग रहा होगा वही तो होगा। मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, क्या ये कोरोजन है, नहीं सर। हैमरिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पे हथौड़े चलाना, ये कोरोजन है, नहीं, वहां पे जंग थोड़ी लग रहा है। कटिंग ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कट कर रहे हो किसी चीज से, वो जंग लगना थोड़ी है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है, वो कोरोजन है। तो कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। कोरोजन क्या होता है, अब ये लाइन आपके काम आ जाएगा, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। मेटल का धीरे धीरे ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसमें कमी, उसको खत्म कर रहा है, नाश कर रहा है उसका। तो कोरोजन जो होता है वो मेटल्स का धीरे धीरे ग्रेजुअल जो है कि विनाश कर रहा होता है बाय रिएक्शन विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। मॉइस्चर का मतलब कि जो हमारे वातावरण में जो नमी होती है उसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, और ऑक्सीजन तो आप जानते ही हो। तो इससे रिएक्शन करने के बाद, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब ये लाइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करो और याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, ओके, कौन सा ऐसा मेटल है इसमें से जो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक। जिंक वो मेटल है। अब देख लेते हैं जरा एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। अब फिर से आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। देखो इसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और हाइड्रोजन जो नीचे आता है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंक और हाइड्रोजन में जब कभी भी जो है कि ये बारी आएगी कि कौन रिएक्शन पहले करेगा, तो वो पहले जिंक कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केटान्स एंड फॉर्म्स केटान, सॉरी, नॉन मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, या फिर नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर।
इसको आप बढ़िया से पढ़ो पहले और इसको खुद से एक बार जो है कि वो करो कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और केटायन बनाते हैं, फॉर्म्स केटायन, ठीक है। देखो मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके और तब जाके जो है कि बॉन्ड बनाते हैं किसी से। तो मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और खुद के ऊपर केटायन बनाते हैं। केटायन का मतलब अपने ऊपर प्लस चार्ज जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, केटायन जिनको कहते हैं, वाइल नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये बिल्कुल आपको ये लर्न होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। 36 का करेक्ट आंसर खुद से मार्क करो। देखो पहला ही आंसर बिल्कुल हमें दिख रहा है, Fe प्लस CuSO4 ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। क्यों? क्योंकि Fe जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन बन जाएगा क्या, FeSO4 और प्लस यहाँ से Cu क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो ये पहला ही वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेंशन में कह रहा है कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पर रिएक्शन लिख के बता दिया। 37 हमारे पास कह रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फूड कैंस। फूड कैंस बनाने में फूड का केन जो होता है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि केन वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आने लगी। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी देखे होंगे तो वो केन में आता है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो केन में आते हैं, राइट। तो उसमें कौन से मेटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टीन का इस्तेमाल उसमें हो रहा होता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि टीन या फिर एसएन इसका जो है कि सिंबॉलिक होता है रिप्रेजेंटेशन, इज यूज्ड टू कोट आयरन केन्स टू प्रिवेंट रस्टिंग नन एज टाइनिंग, और इसी को हम लोग टाइनिंग कहते हैं। जो टीन का इस्तेमाल हम लोग आयरन के ऊपर यानी कि लोहे के ऊपर करते हैं, आयरन केन्स के ऊपर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टीन का इस्तेमाल करते हैं। टीन की कोटिंग करते हैं, मतलब कि टीन का ही पेंट कर देते हैं, जिससे वहां पर रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग का मतलब कि वहां पर कोई भी जंग लगने का खतरा नहीं होता है, और इसी को हम लोग टाइनिंग भी बोलते हैं, राइट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टाइनिंग। अब कई बार पूछा जा चुका है 1 नंबर का क्वेश्चन कि टाइनिंग होता क्या है, तो आप बता सकते हो कि टीन की कोटिंग आयरन केन्स के ऊपर टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड टाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो गोल्ड होता है वो एक क्या होता है, नोबल मेटल होता है। ये नोबल मेटल वो मेटल होते हैं जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वही लिखा हुआ कि गोल्ड इज अ नोबल मेटल मीनिंग इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर आर मोस्ट एसिड्स। ये किसी से भी रिएक्शन करने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिलामेंट इन बल्ब्स। बल्ब्स के इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स जो होती हैं उनको बनाने में किसका इस्तेमाल, मतलब कौन सा क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, टंगस्टन, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर। बड़ी फेमस सा सवाल है और क्लास 8 में भी ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन वो होता है, देखो टंगस्टन जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका इस्तेमाल ही क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जब ये गर्म हो जाएगा तब भी ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका जो मेल्ट होने का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब फिलामेंट। और जानते ही हो इलेक्ट्रिकल बल्ब फिलामेंट में किसका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब टंगस्टन का इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। तो फर्टिलाइजर में किसका इस्तेमाल होता है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स वगैरह में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो नाइट्रोजन होता है और ये एक नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक अमोनिया। अब देखो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NH3। तो NH3 में N जो है कि नाइट्रोजन है, इसीलिए इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। विच इज अ कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर लाइक यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट। तो इसीलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन है जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, कि जो ऑक्सीजन वहाँ से जो है कि बाहर निकाल सके, मतलब कहीं से भी ऑक्सीजन बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा मदद हमारी कौन करेगा, वो है कार्बन। कार्बन जो होता है सबसे अच्छा क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद रख लो। अब देखो कार्बन रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड दस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेटल होता है जब ये प्राप्त होता है हमको प्रकृति से या फिर एनवायरमेंट में, तो ये एक्चुअली में पहले प्योर स्टेट में नहीं होता है, ये पहले होता है मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। इसी ऑक्साइड को निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं,
कार्बन का इस्तेमाल करते हैं और इसी कार्बन से हम लोग इसके ऑक्साइड को निकाल देते हैं और मेटल हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो कार्बन जो है वो अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। 42 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटेलॉइड, इसमें से कौन है जो मेटेलॉइड है, मतलब कि मेटल नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, मेटेलॉइड। तो 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोरान जो होता है वो मेटेलॉइड होता है। ये अगेन एक वन लाइनर और एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना आपको पड़ेगा कि कौन है जो मेटेलॉइड होता है, बोरान। तो बोरान शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि मेटेलॉइड्स कहते किसको हैं, वो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा होल्ड करता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटेलॉइड्स। तो इसमें से इन चारों में से मेटेलॉइड है कौन, तो वो है आपका बोरॉन। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, राइट। 43 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा और बोथ एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। तो इसके पहले अभी हम लोग ने देखा था कि जिंक होता है एम्फोटेरिक नेचर का, बट यहाँ पर तो जिंक अभी ऑप्शन में है नहीं, तो फिर दूसरा कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम। अगर जिंक ऑप्शन में नहीं है तो आप एल्युमिनियम को मार्क कर सकते हैं कि एल्युमिनियम हो जाएगा, राइट। तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज एम्फोटेरिक। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, और ये भी बोथ एसिड एंड बेस से रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक कौन होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। 44 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को हटाने के लिए, मतलब कि जंग वगैरह लगने से बचाने के लिए कौन से मेथड का यूज करोगे, हीटिंग करोगे, मतलब उसको गर्म करोगे, पेंटिंग, ग्राइंडिंग या फिर मेल्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है कि हमें उसको क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए उस मेटल को। उस मेटल को अगर हम पेंट करते हैं तो उससे हम कोरोजन को बचा सकते हैं। तो पेंटिंग फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द मेटल सर्फेसेस। तो पेंटिंग जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है उसके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे वगैरह को जंग लगने से बचाने के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम, रिएक्टिविटी जो है मेटल का वो कहां से डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट या फिर मिडिल टू टॉप। तो ये आप रिएक्टिविटी सीरीज अपने बुक में देखना और वहां से समझते हो। तो ये देखो बॉटम टू टॉप, रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीज फ्रॉम, कहां से डिक्रीज होता है, देखो ऊपर आप देखोगे तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव जो होंगे, मोस्ट रिएक्टिव वो ऊपर होंगे, राइट। और नीचे जो होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, बहुत कम रिएक्ट करने वाले। तो हमसे यही पूछ रहा है कि मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम, रिएक्टिविटी कहां से डिक्रीज होती है, तो बॉटम से टॉप जाने पर, ठीक है, यहां मतलब कि यहां पर डिक्रीज हो रहा होगा सबसे ज्यादा, और फिर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप में और बॉटम में आओगे तो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी रिएक्टिविटी, ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, विथ पोटेशियम एंड सोडियम बीइंग मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पोटेशियम एंड सोडियम जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेशियम सबसे ऊपर और सोडियम उसके नीचे, और सबसे नीचे जब आओगे तो सबसे जो कम रिएक्टिव है वो है आपका कौन है, गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास कह रहा है कि विच मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ इट्स मोल्टेन ओर। मोल्टेन ओर कौन सा ऐसा हमारा मेटल है जो कि मोल्टेन ओर के रिडक्शन से जो कि प्राप्त होता है, तो जिंक, आयरन, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, एल्युमिनियम है वो मेटल जो इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ इट्स मोल्टेन ओर, अपने मोल्टेन ओर के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से प्राप्त होता है ये, ठीक है। तो इसको तो आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाया भी किया होगा कि एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एक्चुअली में एल्युमिनियम जो है उसका जो ओर होता है वो कौन होता है, बॉक्साइट होता है, Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और बॉक्साइट जैसे कहने का मतलब एल्युमिनियम जो होता है वो जब हम लोग जमीन से उसको बाहर निकालते हैं तो एल्युमिनियम भी ऐसा नहीं होता है, ये पहले तो होता है बॉक्साइड के फॉर्म में। ये पहले किसके फॉर्म में होता है सर, बॉक्साइड के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है उस समय पे Al2O3, और इसका हम लोग बाहर में ला करके और बहुत ढेर सारे प्यूरिफिकेशन के बाद इसकी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और तब जाके हम लोगों को मिलता है क्या, एल्युमिनियम मिलता है। 47 हमारा कह रहा है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको बताना है, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, Fe2O3 इंटू, अब X का मतलब ये है कि कितने वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यही होता है Fe2O3 इंटू लाइक X है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इस X के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बट आप इतना याद रखो कि Fe2O3
और इनटू अब 1 2 3 4 5 कुछ भी और H2O, ठीक है। तो रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है, Fe2O3 फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो x की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 3 4 5 हो जाएगी। अगर मॉइस्चर कम है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 2 ही होगी। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू अपने आप ऐसे होता है। 48 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सा ऐसा गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले भी चैप्टर में रिपीट हुआ था, इसमें भी आ गया। CO2 गैस होता है जो क्या करता है, जो है कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ओके, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्ट विथ लाइम वाटर COH का होल ट्वाइस टू फॉर्म CaCO3 अ वाइट प्रेसिपिटेट दैट मेक्स मिल्की। तो CaCO3 बना देगा जब इस CO2 CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो CaCO3 होता है इसका जो कलर होता है वो एक्चुअली में वाइट होता है और ये सॉलिड होता है और ये एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब जो घुले नहीं, जो पानी के अंदर या फिर सोल्यूशन के अंदर घुले नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, यानी कि हवाई जहाज की जो बॉडीज होती हैं उनको बनाने के लिए हम लोग कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। जो आप देखते हो हवाई जहाज उड़ रहा होता है उसकी पूरी बॉडी जो बनी है वो किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। क्यों एल्युमिनियम की? क्योंकि जो एल्युमिनियम इज लाइट वेट स्ट्रॉन्ग, जो एल्युमिनियम होता है वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और वो क्या होता है उस पर ज़्यादा जंग भी नहीं लगता, ठीक है। तो मेकिंग इट आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप चूंकि मान लो कि एक एयरक्राफ्ट अगर बनाना है तो उसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो अब ऐसा ना हो कि एक बार में वो बना और फिर जो है कि जंग लग गया एक बार इसमें भीगा, तो इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो 49 का क्वेश्चन हो गया, 49 यहाँ रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के लिए कौन सा जो है ट्रू है। तो देखो दे आर डक्टाइल, तो ये बात तो ट्रू नहीं है, ये नॉन मेटल के लिए ट्रू नहीं है। डक्टाइल तो नहीं होते हैं ना नॉन मेटल। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बात भी इसके लिए ट्रू नहीं है। हमसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन मेटल। दे गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, तो ये बात भी गलत है क्योंकि ये भी नॉन मेटल का नहीं है, ये मेटल का है, ये भी मेटल का है, ठीक है, ये भी मेटल का है, ये तीनों मेटल का है। लेकिन ये बात सही है और ये किसके लिए सही है, तो नॉन मेटल के लिए सही है। ओके चलो भाई, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चंस आज के लिए। और इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।